Good morning, beta. Good morning to all of you. And today we'll start with the civics chapter, political science chapter, that is working of institution. ठीक है, आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, तो जो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस है उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या टॉपिक है, पहले उसको हम लेते हैं. सबसे पहला है कि जो चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसमें जो टॉपिक कवर हो रहे हैं और वो क्या है, टेकिंग अ मेजर डिसीजन, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो मेजर डिसीजंस लेती है उसके बारे में है. फिर जो गवर्नमेंट है वो क्या ऑर्डर करती है उसके बारे में है. फिर है कि हमारे यहाँ कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की क्यों ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पार्लियामेंट है, वाई देयर इज़ नीड ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. देन आप देखेंगे कि 2 तरीके के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वन इज़ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड सेकेंड इज़ परमानेंट एग्जीक्यूटिव. प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे और जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे. तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो चैप्टर कवर करता है अबाउट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की. और ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यानी कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों आवश्यकता पड़ती है, उसको हम पढ़ेंगे. इस टॉपिक में इतना कवर है. ठीक है, अब अगर हम डेमोक्रेसी की तरफ जाते हैं तो हमारे जो डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे जो रूलर्स हैं उनको कुछ रूल्स फॉलो करते हैं और कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है. और दे हैव टू वर्क विद एंड विद इन द इंस्टीट्यूशन, यानी कि हमारी कंट्री में जैसे कि पार्लियामेंट है. ठीक है, हमारी कंट्री में पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है और जो हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होगा और जो हमारे कंट्री का प्रेसिडेंट होगा उनको इस इंस्टीट्यूशन में रहकर ही क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा. ठीक है, अब अगर हम देखें हमारी अगर इंडिया की बात करते हैं तो हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 3 ऑर्गन्स में डिवाइड है. हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 3 ऑर्गन में डिवाइड है. वन इज़ लेजिस्लेचर, सेकंड इज़ एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज़ जुडिशरी. ठीक है, लेजिस्लेचर का मतलब होता है टू मेक द लॉ. जो लेजिस्लेचर होता है इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा. तो लेजिस्लेचर में कौन कौन लोग आते हैं, प्रेसिडेंट आता है, लोकसभा एंड राज्यसभा आती है. ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट आती है. देन आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून को लागू करना, टू एनेक्ट द लॉ. लेजिस्लेचर का काम क्या है, टू मेक द लॉ. लेजिस्लेचर का काम है टू मेक द लॉ और वो लॉ कौन बनाता है, प्रेसिडेंट है एंड बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा. इज इट क्लियर. देन सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनका काम होता है कानून को लागू करना. तो जो कानून बन चुका है उसको लागू कौन करता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी. तो एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, फिर आता है थर्ड ऑर्गन. तो हमारे जो गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन है दैट इज जुडिशरी, न्यायपालिका. ठीक है, तो जो न्यायपालिका होती है, जो जुडिशरी होती है हमारी कंट्री में, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है. वो क्या है, एक स्वतंत्र है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है. तो जो ये जुडिशरी होती है ना तो वो लेजिस्लेचर के साथ मिलकर काम करती है, ना ही एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर काम करती है, बल्कि वो इंटरप्रेट्स द लॉ, वो कानून का, लॉ का विश्लेषण करती है और अपने अनुरूप निष्पक्ष रूप से न्याय देती है. इट गिव्स द जस्टिस टू द पीपल विदाउट एनी इनजस्टिस, इम्पार्शल के बिना, यानी कि वो पार्शलिटी नहीं करती है और इम्पार्शल होकर क्या देती है, न्याय देती है. उसको हम क्या बोलते हैं, जुडिशरी. तो हमारी कंट्री में जुडिशरी कह रही है कैसी है, इंडिपेंडेंट. कैसी है, इंडिपेंडेंट है. वो किसी के भी कंट्रोल में या किसी भी दबाव में आकर न्याय नहीं देती है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देन इन दिस चैप्टर we will understand how all institutions work together, carry on the work of the government. तो अब हम जो पढ़ने जाएंगे कि भाई कैसे इस चैप्टर में जो दोनों बॉडीज़ यानी कि जो मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो दे वर्क टुगेदर, उनको वो मिलजुल कर काम करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं कि प्रोसीजर ऑफ टेकिंग ए मेजर डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन. तो हमारी कंट्री में जैसे कि आपको सबको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ है. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, चुनाव जीत कर आती है, वो रूलिंग पार्टी बन जाती है. ठीक है, तो हमारी कंट्री में जो पार्टी है वो मेजर डिसीजंस कैसे लेती है, उसके कैसे वो अपनी डिसीजन मेकिंग लेती है. तो जो मेजर पॉलिसी डिसीजन है टेकन थ्रू अ गवर्नमेंट ऑर्डर, तो एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला जाता है जिसमें कि मेजर कंट्री के लिए मेजर डिसीजन लिए जाते हैं. तो मेजर डिसीजन जो लिए जाते हैं इट इज़ थ्रू द गवर्नमेंट ऑर्डर. तो सरकार के आदेश अनुसार ही जो है प्रमुख नीतियों का निर्णय लिया जाता है.
तो जो मेजर पॉलिसी डिसीजन है वो किसके थ्रू निकला जाता है? थ्रू द गवर्नमेंट ऑर्डर। इज इट क्लियर? To know the process of taking a major decision, it is important to know the government order and issuing it. तो गवर्नमेंट ऑर्डर होता क्या है, ये हमें जरूरी है जानना। तो आपको समझ आना चाहिए कि कंट्री में जितने भी मेजर डिसीजन लिए जाते हैं, इट इज़ थ्रू ओनली द गवर्नमेंट ऑर्डर। देश में जो भी महत्वपूर्ण नीतियाँ लागू की जाती हैं उसमें सरकार के आदेश होना जरूरी है। इज इट क्लियर? तब गवर्नमेंट इशूइंग ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर, अब क्या करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ऑर्डर इज अ रिटन डायरेक्शन ऑन इशू साइन बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। एग्जाम्पल, ऑन 13 जून 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर। तो एक गवर्नमेंट होती है जो कि एक आदेश जारी करती है जो कि अथॉरिटी के द्वारा, गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा ही जारी होना चाहिए। तो एक एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर एंड इट वाज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम। तो जो आदेश गवर्नमेंट देती है वो रिटर्न में होता है। द ऑर्डर गिवन बाय द गवर्नमेंट इज इन रिटर्न फॉर्म नोन एज ऑफिस मेमोरेंडम। उसको क्या कहा जाता है? ऑफिस मेमोरेंडम कहा जाता है। इट हैड अ स्पेसिफिक नंबर। इट वाज साइंड बाय जॉइंट सेक्रेटरी हु इज एन ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन मिनिस्ट्री पर्सनल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। तो ये जॉइंट सेक्रेटरी के द्वारा ये ऑर्डर क्या किया जाता है? साइन किया जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब डिसीजन अनाउंस बाय एन ऑर्डर, अब उसमें क्या अनाउंस किया गया था? ये जो था 1990 में जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने एक ऑर्डर को इशू किया था। तो वो जो ऑर्डर था उसमें क्या क्या चीज़ें थी? द ऑर्डर अनाउंस अ मेजर पॉलिसी डिसीजन। वो जो ऑर्डर था उसमें प्रमुख नीति का निर्णय घोषित किया गया था। पहले था कि 27% वैकेंसीज सिविल पोस्ट के लिए होंगी। गवर्नमेंट सर्विस वॉज रिजर्व फॉर SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो वो सीटें 27% वैकेंसी क्या होंगी? वैकेंट होंगी। ठीक है। अर्लियर द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वाज अवेलेबल टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो 1990 में एक ऑर्डर पास किया गया कि रिजर्वेशन केवल SC या ST को नहीं दिया जाएगा बल्कि किसको दिया जाएगा? SEBC, who were SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो इनको भी क्या दिया जाएगा? रिजर्वेशन दिया जाएगा। एंड 27% जो वैकेंसी निकली है उसमें इनको भी क्या दिया जाएगा? रिजर्वेशन दिया जाएगा। नाउ द थर्ड कैटेगरी SEBC। आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, व्हाट इज SEBC? क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग, सामाजिक और शैक्षिक वर्ग से पिछड़े हुए वर्ग को भी क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। नाउ दे आर एलिजिबल फॉर 27% कोटा। तो कोई भी नौकरी होती है उसमें कितना परसेंट रिजर्वेशन होता है? 27% रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड SEBC। SEBC कौन है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सामाजिक रूप से भी और शैक्षिक रूप से भी जो वर्ग पिछड़ा हुआ है उनको भी 20% रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है। अब इस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, मतभेद हो गए। कॉन्ट्रोवर्सी का मतलब क्या था? मतभेद हो गया। ठीक है। द इशूइंग ऑर्डर लेड टू कंट्री वाइड प्रोटेस्ट। पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट फैल गया था इसका। कौन से दशक में? 1990 के दशक में। सम ऑफ प्रोटेस्ट वाज वायलेंट। कुछ तो ऐसे थे कि जो वायलेंट हो गए, हिंसात्मक हो गए। प्रोटेस्ट किसने किया होगा? जनरल कैटेगरी ने, ऑफ कोर्स, है ना, कि भाई हमारे को तो रिजर्वेशन मिल ही नहीं रहा है, तो उसका क्या किया गया होगा? उसको प्रोटेस्ट किया गया होगा। देन एज ए रिजल्ट द इशू बिकेम मोर डिबेटेड इन मीडिया। इससे क्या हो गया कि जो इशू था बहुत ज़्यादा, एंड डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस कम। द पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन, जिससे कि लाखों लोगों की जो नौकरी थी उस पर खतरा हो रहा था, इसलिए इसका क्या किया था? विरोध किया गया था। इज इट क्लियर? अब क्या हुआ कि जब अपील आई कि टू स्टॉप द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर रोका जाए, सम पर्सन एंड एसोसिएशन फाइल ए नंबर ऑफ केसेस इन कोर्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर। तो बहुत सारे लोगों ने इस ऑर्डर के खिलाफ क्या कर दिया? मुकदमा कर दिया। ठीक है। ऑर्डर क्या था? व्हाट वाज द ऑर्डर? रिजर्वेशन फॉर SEBC, है ना, ये ऑर्डर था। इसमें SC ST तो ऑलरेडी थे और इंक्लूड किसको कर दिया गया था? SEBC को। तो इस ऑर्डर के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने कोर्ट पर क्या कर दिया था? केसेस कर दिए थे। द अपील टू डिक्लेयर ऑर्डर इनवैलिड। उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डर है इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाए एंड स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए।
दिस केस केम टू बी नोन एज इंदिरा सोहानी एंड अदर्स यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेरेशन ओवर द ऑर्डर, तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द ऑर्डर वैलिड। तो 1990 में इसका विरोध होता रहा, लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को वैलिड कर दिया, यानी कि SEBC को भी क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। इट ऑल्सो आस्क्ड द गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई द ओरिजिनल ऑर्डर। अब मॉडिफिकेशन हुआ ऑर्डर में, एंड ऑफ डिस्प्यूट हुआ। The order was modified and declared that well-to-do person of backward classes will be excluded from the benefit of reservation। तो वहाँ पे अब ये इसमें हो गया कि जो सोशली बैकवर्ड था वो वर्ड हटाकर जो जनरल कैटेगरी के यानी कि जो बैकवर्ड क्लास होगी उसको भी क्या मिलेगा, रिजर्वेशन का मिलेगा। पर वो कौन सी क्लास के होनी चाहिए, बैकवर्ड क्लास में। दिस वाज मॉडिफिकेशन। पहले तो आया सोशल SEBC, सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, फिर मॉडिफाई करके कर दिया गया जो लोग जो बैकवर्ड क्लास के लोग होंगे, जो कि जनरल भी होंगे, लेकिन वो उनको क्या दिया जाएगा, बेनिफिट दिया जाएगा रिजर्वेशन का। तो यानी कि ओबीसीज को क्या मिलने लगा, रिजर्वेशन मिलने लगा। यस मैम, यस। आई विश कि मैं रोज ये वाले टॉपिक्स ज्वाइन कर सकूं। अच्छा मैम, इतना इम्पोर्टेंट डिस्कस होता है पॉलिटिकली। जी मैम, जी अवेयर हो जाते हैं। जी, हाँ जी मैम, हाँ जी, पूरा एंजॉय कर रही हूँ। ओके ओके मैम, मुझे अब फाउंडेशनल लिटरेसी वाली ज्वाइन करनी है। ओके मैम, ओके मैम, ओके ओके, मैं बहुत एंजॉय कर रही थी आपकी। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। देन बेटा क्या हुआ कि जो सितंबर 1993 आया, देन अनदर मेमोरेंडम वाज इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। सिंस देन द डिस्प्यूट वर एंडेड एंड द सेम पॉलिसी वाज फॉलोड। तो अब क्या हो गया बेटा, SC ST एंड OBCs नाउ इंक्लूडेड इन द रिजर्वेशन। ये समझ आ गया। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑफिस ऑर्डर। तो जब कभी भी किसी भी गवर्नमेंट को ऑफिस ऑर्डर फॉलो करना होता है तो वो रिटर्न मैटर होता है एंड इट इज साइंड बाय सम अथॉरिटी, तभी वो क्या माना जाता है, ऑफिस मेमोरेंडम माना जाता है। जिसका एग्जांपल हमने देख लिया है कि 1990 में एक ऑफिस ऑर्डर जॉइंट सेक्रेटरी के द्वारा साइन होके आया था, जिसमें कहा गया था रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड SEBC। SEBC का मतलब था सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन होगा। लेकिन चूंकि लोगों का बहुत ज़्यादा इसमें क्या हो गया था, विद्रोह हो गया था, लोगों ने केस फाइल कर दिया था, तब इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया। और मॉडिफिकेशन क्या था, रिजर्वेशन फॉर OBC, फॉर ऑल, जो OBC होंगे लेकिन जो बैकवर्ड क्लास के होंगे उनको क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन। तो वर्ड हटा दिया सोशली, सोशली वर्ड को हटाकर OBC रखा गया। इज इट क्लियर? यहाँ क्लियर हो गया बच्चों? अब हम चलते हैं कि भाई जो ये डिसीजन मेकर्स होते हैं ना, वो कौन कौन होते हैं हमारी कंट्री में। जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं? सबसे पहले होते हैं प्रेसिडेंट। सबसे पहले कौन आते हैं? राष्ट्रपति। तो हमारी कंट्री में जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। हमारी कंट्री का सबसे बड़ा मुखिया कौन माना जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री? प्रेसिडेंट। एंड हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? प्रेसिडेंट है। एंड हैविंग द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी। अब एक मिनट, एक चीज़ और है, यहाँ पे वर्ड आया हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी। एक्चुअली प्रेसिडेंट की जितनी भी पावर्स होती है ना, उसको प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज करता है। प्रेसिडेंट उसको एक्सरसाइज नहीं करता है, केवल उस वो नाम मात्र का शासक है। इज अ नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। रियल हेड कंट्री का कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है हमारा क्या है, इज द हेड ऑफ द स्टेट है, तो हमारी कंट्री में क्या है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि हमारी कंट्री इज रिपब्लिक, क्योंकि हमारा जो कंट्री का हेड है वो इलेक्टेड होता है। एंड हमारी कंट्री का हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। और वो कैसा है? फॉर्मल यानी कि नॉमिनल है। ऑल द पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय हू? किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। हमारी जो सारी की सारी जो शक्तियां हैं उसका जो प्रयोग है वो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। इज इट क्लियर? यहाँ क्लियर हो गया बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो हु इज द हेड ऑफ द कंट्री? प्रेसिडेंट होता है। एंड ही इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी। नॉमिनल हेड होता है। रियल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। रियल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। समझ आ गया? देन नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल द गवर्नमेंट पावर्स। जितनी भी सरकारी जो शक्तियाँ होती हैं उसका एक्सरसाइज, उसका प्रयोग कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। एंड ही टेक मोस्ट ऑफ डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग। और जितने की ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मीटिंग्स होती है ना, वो सब के सब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ली जाती हैं।
देश का जितनी भी प्लानिंग होती है वो सब कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं, नॉट द प्रेसिडेंट। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया? तो हमारी कंट्री, बहुत ध्यान सुनेंगे, हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारी कंट्री में संसदीय प्रणाली है। ठीक है, हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट इन आवर कंट्री प्रेसिडेंट इज इन ओनली इन नेम, केवल नॉमिनल हेड है, एंड द रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड हु एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है, और जितने भी इम्पोर्टेंट जो मीटिंग्स होती हैं उसको कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर लेता है। इज इट क्लियर? यहाँ बच्चों क्लियर हो गया बहुत अच्छे से? अब आते हैं हम पार्लियामेंट पर। हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउसेज होते हैं। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो पार्लियामेंट है वो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है। कौन सी बॉडी है? लेजिस्लेटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी है ना। तो हम ऐसे जाएंगे, तो ये अगर आप ऐसे लाइन देखें तो हॉरिजेंटल हो गया, हॉरिजेंटल हो गया। तो सबसे पहले कौन आ गया? लेजिस्लेचर आ गया। लेजिस्लेचर मींस पार्लियामेंट, जिसमें प्रेसिडेंट है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, बीच में मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, इट मीन्स दैट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। ठीक है, देन आपके लास्ट में आता है जुडिशरी। इधर आ गया जुडिशरी, जो कैसी है? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, उसको इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, वो अपना इंडिपेंडेंट क्या लेती है? डिसीजन लेती है। तो दैट इज कॉल्ड जुडिशरी, दैट इज कॉल्ड जुडिशरी। तो हमारी बॉडी के ऑर्गन कौन से? अपने आप याद कर लो। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, जिसमें कौन कौन है? प्रेसिडेंट है, लोकसभा एंड राज्यसभा। देन सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड थर्ड इज जुडिशरी। जुडिशरी कैसी है? इंडिपेंडेंट है, फ्री है। तो हाथ को ढीला कर दो, फ्री है। जुडिशरी कैसी है? इंडिपेंडेंट है ना। और इंडिपेंडेंट होने के कारण वो दोनों के साथ मिलकर काम नहीं करती है, बल्कि अकेले काम करती है हमारी जुडिशरी। इज इट क्लियर? सब बच्चों क्लियर हो गया बेटा? अब हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है। देन जो लोकसभा होता है वो लोअर हाउस होता है। लोकसभा कैसा होता है? लोअर हाउस होता है, और जिसमें कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैसे आएंगे? यानी कि जो आपको पता है चुनाव होते हैं ना, तो जनता जब चुनाव देती है तो उनके द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो लोकसभा में आ जाते हैं। वो किस में आते हैं? लोकसभा में आ जाते हैं। ठीक है, और राज्यसभा क्या है? राज्यसभा अपर हाउस है। अगर आपसे ऑप्शन में पूछेंगे, ऑप्शन आपको दिया होगा कि देयर आर 2 हाउसेस, विच हाउस इज द लोअर हाउस? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, C both A and B is correct, D none of the above. What will the answer? A Lok Sabha. तो लोक सभा is the lower house of the parliament. लोक सभा क्या है? It is the lower house of the parliament. And which is the upper house? राज्य सभा. राज्य सभा is the upper house, and the prime minister must have support to the लोक सभा of the. तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ की मेजोरिटी लेते हैं? लोकसभा की मेजोरिटी लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इज इन लोकसभा। यहाँ पे क्लियर हो गया सब बच्चों को? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री? प्रेसिडेंट। हु इज द हेड ऑफ द कंट्री? प्रेसिडेंट। एंड हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री? प्रेसिडेंट। एंड हु इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री? व्हाई इट इज सो? बिकॉज ऑल द पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इसलिए वो रियल हेड ऑफ द कंट्री होता है। पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं? पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जुडिशरी कैसी होती है हमारी? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हमारी क्या है? जुडिशरी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब हम चलते हैं हमारी कंट्री में जो डिसीजन मेकर होते हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, इन आवर कंट्री ऑल द डिसीजन मेकर आर टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मीटिंग। तो हमारी कंट्री में जितने भी मेजर डिसीजन लिए जाते हैं, कंट्री के जितने भी प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिए जाते हैं, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं, जिसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स टुक ऑल द मेजर डिसीजन ऑफ द कंट्री हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि सभी जो प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं वो कैबिनेट मीटिंग्स के थ्रू, जिसमें कि हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। इज इट क्लियर? आफ्टर द डिसीजन आर डिस्कस इन पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, देन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, then it sent to president.
फॉर फाइनल अप्रूवल। अब यहाँ ध्यान सुनेंगे बेटा, देखो जब तक कानून नहीं बनता है, जब तक लॉ नहीं बनता है, तब वो बिल कहलाता है। क्या कहलाता है? बिल। बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ड्राइंग मत बनाओ, मुझे सुनो, ड्राइंग मत बनाओ, मुझे सुनो, ठीक है। कानून बेटा कब बनता है? व्हेन द बिल इज सबमिटेड, जब कभी भी कोई भी संसद का सदस्य पार्लियामेंट में अपना बिल पेश करता है, तब वो बिल डिस्कस होता है इन बोथ द हाउसेस, इन लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। पहले वो लोकसभा से मान लो पास डिस्कस हो गया, देन इट मूव टू राज्यसभा, और जब दोनों ही हाउसेस की उसमें कंसर्ट हो जाती है, मेजॉरिटी उसमें कंसर्ट हो जाती है, तब वो अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उसमें साइन करता है। आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ओनली देन द बिल बिकम एन एक्ट। तभी जो बिल है वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। उससे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना बिल कानून नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि जो बिल है वो एक्ट नहीं बनेगा। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम जब प्रेसिडेंट नॉमिनल है तो सिग्नेचर क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी कंट्री में ये नियम बना हुआ है कि हेड तो कौन है? प्रेसिडेंट ही है। काम सारा कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। तो जो काम करने के बाद पूरा का पूरा जो सिग्नेचर, जो फाइनल अथॉरिटी मानी जाती है, वो प्रेसिडेंट की मानी जाती है। और जब तक प्रेसिडेंट सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक उसको कानून नहीं बनेगा। लेकिन उसमें प्रेसिडेंट साइन कर ही देता है, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द मेयर रबर स्टैम्प इन आवर कंट्री। ऐसा बोला जाता है हमारे प्रेसिडेंट के लिए कि वो एक रबर स्टैम्प है जिसको साइन करने ही है, ठीक है। अब होता ये है कि ऐसा भी होता है कि प्रेसिडेंट उसको वापस ही भेज सकता है बिल को। यानी कि उसको ये लगता है कि इस पर कुछ है, कुछ कमी रहेगी, तो वो 14 दिन के अंदर, मतलब वो प्रेसिडेंट जो है या तो लोकसभा को या राज्यसभा को वापस उस बिल को भेज सकता है फॉर रीडिस्कशन। लेकिन 14 डेज के अंदर अंदर फिर से राष्ट्रपति को उस पर साइन करने, नहीं 14 डेज का टाइम मिलता है, लेकिन 14 दिन के बाद राष्ट्रपति को उस पर क्या करने पड़ते हैं? हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। और जैसे ही प्रेसिडेंट उस पर क्या करता है? प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करता है, तब वो बिल बिकम एन एक्ट। तब बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जब, अच्छा एक चीज़ और है कि दो तरीके के बिल होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। वन इज़ ऑर्डिनरी बिल एंड सेकेंड इज़ मनी बिल। जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा। लेकिन जो मनी बिल होता है, बजट से रिलेटेड होता है, वो केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। द मनी बिल इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। आपसे पूछ सकते हैं कि मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है? इन लोकसभा। आपको करेक्ट आंसर मालूम होना चाहिए, बस ऑप्शन कुछ भी आता रहे, है ना। यस, जाता जरूर है डिस्कशन के लिए, लेकिन इंट्रोड्यूस कहाँ पे होगा? इन लोकसभा में, ठीक है। मनी बिल केवल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में। दूसरे ऑर्डिनरी बिल्स तो दोनों हाउसेज में इश्यू हो सकते हैं, लेकिन मनी बिल जो है केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। ये सब बच्चों क्लियर हो गया? किसी बच्चे को डाउट है? विच इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? राज्यसभा। राज्यसभा जहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने हुए प्रत्याशी आते हैं, और जो लोकसभा है उसमें डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू प्रत्याशी आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वंस अ डिसीजन जब अप्रूव हो जाता है बाय द प्रेसिडेंट, इट इज रेडी टू इम्प्लीमेंट। जैसे ही राष्ट्रपति उस पर क्या करता है? हस्ताक्षर करता है, तो वो हो जाता है इम्प्लीमेंट, तैयार होने के लिए। एंश्योर्ड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी। जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी वो ऑर्डर मेमोरेंडम निकालेगा, वो बिल बन जाता है आफ्टर ओनली आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट। आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट। इज इट क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। किसी को कोई डाउट है? मैं एक बार फिर से रिपीट, कुछ क्वेश्चंस आपसे रिपीट करके पूछती हूँ। हमारे डिसीजन मेकर कौन कौन से हैं? हमारे डिसीजन मेकर तीन है, एक प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, देन पार्लियामेंट। हमारे जो डिसीजन मेकर वो तीन है। वन इज प्रेसिडेंट, सेकेंड इज प्राइम मिनिस्टर एंड थर्ड इज पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट कौन है? हेड ऑफ द कंट्री है, ठीक है, हेड ऑफ द कंट्री है, हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो। ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हु एक्सेस ऑल द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो देश की सरकार की सभी शक्तियों का प्रयोग करती है। कौन? द प्राइम मिनिस्टर। एंड ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ हिज कैबिनेट मीटिंग्स, ठीक है। देन पार्लियामेंट में कौन कौन है? कौन कौन है पार्लियामेंट में? लोकसभा, राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑल्सो। लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा में लोकसभा क्या है? व्हाट इज लोकसभा? लोअर हाउस है, एंड राज्यसभा इज अ
अपर हाउस, राज्यसभा इज द अपर हाउस। इज इट क्लियर? अब कई बार ऐसा भी होता है अपोजिंग गवर्नमेंट डिसीजन, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग गवर्नमेंट डिसीजन को अपोज भी करते हैं, है ना। इफ सम पीपल और सेशन आर नॉट सेटिस्फाइड द गवर्नमेंट ऑर्डर एंड देयर इज डिस्प्यूट रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑर्डर, देन दे कैन फाइल द केस इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यदि कोई व्यक्ति इस डिसीजन से संतुष्ट नहीं होता है, मान लो गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर इशू कर दिया और उससे जो आम लोग हैं वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, देन दे कैन फाइल द केस इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। वो अपना केस कहाँ दर्ज कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट ऑर्डर, अगर वो गवर्नमेंट ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, देन दे कैन फाइल देयर ऑर्डर इन द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल some person and association filed in a case in Supreme Court against the government of decision of 27% reservation। वो क्या था 27% रिजर्वेशन? जल्दी बताओ, अभी बताया मैंने आपको। SCBC वाला जो केस था, तो लोग उससे सेटिस्फाई नहीं थे और उन्होंने जो था जो सिविल सर्विस में काम, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट जो था फाइल दर्ज कर दिया। तो केस का नाम क्या था? दिस केस वॉज नोन एज इंदिरा साहनी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो इंदिरा स्वामी नाम के एक व्यक्ति ने केस दायर किया था अगेंस्ट SCBC। आपसे पूछ सकते हैं विच पर्सन, नेम द पर्सन हु फाइल द केस अगेंस्ट SCBC। कौन थे? इंदिरा स्वामी। इंदिरा साहनी जो थे उन्होंने केस फाइल किया था। तो यहाँ पे लिखा है ना इंदिरा साहनी वर्सेस इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो यूनियन ऑफ इंडिया का केस क्या था? कौन बताएगा? क्या उन्होंने क्या कहा था? 27% रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड SBEC, है ना। तो इसके अगेंस्ट क्या हो गया था? सोशली SEBC, है ना। SEBC के अगेंस्ट क्या किया था? केस किया था। तो वो केस क्या कहलाया था? 27% केस कहलाया था। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया? आई होप सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है? सब कोई बताएगा मुझको? व्हाट इज डेमोक्रेसी? यस, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना। तो उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो हमारी कंट्री में कौन सी डेमोक्रेसी, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? एक मिनट सुन लीजिए बहुत ध्यान से, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा। देयर आर टू काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है जहाँ पे लोग डायरेक्टली रूल करेंगे, बट इट इज़ ओनली इन पेपर। ये कहीं लागू नहीं हो सकता है क्योंकि सारे के सारे रूल थोड़ी ना करने लग जाएंगे कि मैं उठी तो मैंने रूल करना शुरू कर दिया, प्रिंस मैम उठी उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया, ममता मैम उठी उन्होंने रूल्स करना शुरू कर दिया। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बनाई जाती है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बनाया जाता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहाँ जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है और वो जो जनता के नाम पे रिप्रेजेंटेटिव चुना गया है वो रिप्रेजेंटेटिव कंट्री को रूल करता है। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। वो क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाती है। तो हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, तो हमारी कंट्री में जब डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होना जरूरी हो जाता है बच्चों, क्योंकि आप जैसा कि हमने पढ़ा कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, है ना। जैसे कंट्री में मान लो हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर जीत गए, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? कानून को लागू करते हैं, तो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं। तो वो जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं कंट्री के लिए, उसके लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। राजनीतिक संस्था की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि देश के सभी इम्पोर्टेंट डिसीजन उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। ठीक है। सो विदाउट द फंक्शन ऑफ टास्क असाइन टू द डेमोक्रेसी कैन नॉट वर्क। तो यदि कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे तो लोकतंत्र काम नहीं कर सकेगा। भाई लोकतंत्र किसके लिए काम करेगा? जनता के लिए काम करेगा ना। और जनता के लिए काम करने के लिए कौन लोग हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है, जो जनता के लिए काम कर रहा है। तो अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं चल सकती है, बिकॉज दीज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन टेक ऑल द मेजर डिसीजन ऑफ द कंट्री। क्योंकि ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो देश के सभी मेजर डिसीजन को लेते हैं। ठीक है। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व, अब ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या लाते हैं कंट्री में? रूल्स एंड रेगुलेशंस लाते हैं। ठीक है। बिहाइंड द हैंड्स ऑफ द लीडर। अगर मान लो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे तो सारे के सारे लीडर शेर बन जाएंगे। तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उस रूल्स और नियम के तहत ही इन नेताओं को काम करना पड़ता है ना। तो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कंट्री के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाते हैं, इसलिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है।
तो आप लोग थोड़ा घूम गए होंगे, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज बताने जा रही हूँ कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है बेटा। बिकॉज ऑल द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि देश के सभी इंपॉर्टेंट डिसीजन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जरूरी है। क्लियर हो गया बच्चों को? पहला पॉइंट समझ में आ गया सब बच्चों को कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्यों जरूरी है? क्योंकि देश के सभी महत्वपूर्ण निर्णय पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा लिए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट है एज पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं फंक्शन करते हैं, तो विदाउट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नो डेमोक्रेसी कैन बी रन। अगर कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो डेमोक्रेसी रन नहीं हो सकती है, इसलिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है। इज इट क्लियर? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत की पड़ती है सेकंड पॉइंट में, बिकॉज टू रन द डेमोक्रेसी देयर इज अ नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। क्योंकि लोकतंत्र को चलाना है तब किसकी जरूरत पड़ती है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है। थर्ड सेकंड पॉइंट सब बच्चों क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो देश के लिए रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, और जिससे कि जो लीडर्स होते हैं वो भी कंट्रोल में रहते हैं, इसलिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है। बिकॉज all the rules and regulations are made by the political institutions, that is why there is need of political institution in the country. Is it clear? क्या सब बच्चों क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते, तब आगे बढ़ूंगी मैं। किसी को कोई डाउट है किसी तीनों पॉइंट में? पहला पॉइंट क्या है? पहले पॉइंट में क्या है? सभी इंपॉर्टेंट डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा लिए जाते हैं। सेकंड क्या है? अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं चल सकती भैया, ठीक है। देन थर्ड क्या है? ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड बाय द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, दैट इज व्हाई देयर इज नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। समझ आ गया सब बच्चों को? ओके अब हम चलते हैं पार्लियामेंट क्या होती है। अब हम पहुंच गए अपनी पार्लियामेंट पर। पार्लियामेंट इज अ सेट ऑफ पीपल इलेक्टेड रेगुलरली बाय पीपल ऑफ द कंट्री डायरेक्टली इलेक्शन थ्रू द डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो जो पार्लियामेंट होती है इट इज़ अ सेट ऑफ पीपल इलेक्टेड रेगुलरली बाय द पीपल। तो ये उन रिप्रेजेंटेटिव की बॉडी है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट इज अ बॉडी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। तो डायरेक्टली में कौन आएगा? लोकसभा के मेंबर्स, और इनडायरेक्ट में कौन आएगा? राज्यसभा के मेंबर्स। तो पार्लियामेंट्री क्या है? इट इज सेट ऑफ इलेक्टेड पीपल जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुनाव जीतकर आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। ऑल द बाय गवर्नमेंट बिफोर इम्प्लीमेंटेशन आर पुट इन द डिसीजन, ऑल द डिसीजन आर इम्प्रूव बाय द ओनली अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अब हम आते हैं कि वाई देयर इज नीड ऑफ पार्लियामेंट। अब आ जाते हैं हमारा जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि वाई देयर इज नीड ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ जाती है? ऐसा क्यों है कि वाई देयर इज नीड ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी पार्लियामेंट होती है ना बच्चों, वो एक फाइनल अथॉरिटी होती है फॉर मेकिंग द न्यू लॉज। हमारी जो पार्लियामेंट होती है वो फाइनल अथॉरिटी होती है फॉर मेकिंग द न्यू लॉज एंड चेंजिंग द एग्जिस्टिंग लॉ इन द कंट्री। तो देश में जो कानून बने हुए ऑलरेडी उसमें जो भी परिवर्तन लाना है या जो नए कानून बनाने हैं, उसमें जो भी कानून बनाने हैं वो उसकी फाइनल अथॉरिटी कौन होती है? पार्लियामेंट। हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू मेक द लॉ? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन है? प्रेसिडेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि कोई बिल लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाता है और जब यदि राज्यसभा भी उसको पारित कर देती है तो वो किसके हस्ताक्षर के लिए जाता है? प्रेसिडेंट। और जब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तब वो क्या बना रहता है? लॉ बना रहता है। तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं, प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा हो गई, राज्यसभा होगी, वो किसके कंपोनेंट है? पार्लियामेंट। वो किसके कंपोनेंट है? पार्लियामेंट के कंपोनेंट है। तो इसलिए हमारी कंट्री में पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी। हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट है वो क्या है बच्चों? फाइनल अथॉरिटी है। इज इट क्लियर? तो इसका क्या काम है पार्लियामेंट? इसका काम है टू मेक द न्यू लॉज, नए कानून बनाना, एंड टू चेंज द एग्जिस्टिंग लॉज। जो देश में कुछ कानून बने हुए हैं और उसको कुछ बदलना है वो भी कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। इज इट क्लियर? या क्लियर हो गया?